प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है मौर्योत्तर काल में शुंग काल, सातवाहन काल और कुषाण काल में जिस प्रकार हमने अपने पूर्ववर्ती जो वीडियो में मैंने आपके साथ जो बातें साझा की हैं, हमने पढ़ा है समाज, धर्म और कला की क्या स्थिति थी। उसी संदर्भ में हम आप इस वीडियो में बात करेंगे कि शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में अन्य क्षेत्रों की भांति समाज के विभिन्न जो पक्ष हैं उनकी भांति साहित्य के क्षेत्र में किस तरह की उन्नति हुई, विकास हुआ। तो आप देखते हैं कि जो लंबा समय है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य का, उस काल में हम शुंग, शक, सातवाहन, कुषाण काल और इन शासकों के दीर्घकालीन शासन में साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का सर्जन हुआ, जिसमें धर्म, दर्शन, चिकित्सा, ज्योतिष, विज्ञान आदि के क्षेत्र में नवीन ऊर्जा का संचार किया। न केवल संस्कृत में अपितु प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना इस काल में की गई। ब्राह्मण व्यवस्था के आधारभूत जो सामाजिक विधान मूलक जो ग्रंथ हैं, जो एक व्यवस्था मूलक विधान मूलक जो ग्रंथ माने जाते हैं, राम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, उनकी रचना भी इसी काल में हुई थी। धार्मिक एवं दार्शनिक रचनाओं के इस काल में बौद्ध साहित्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वसुमित्र का महाविभाषा टीका ग्रंथ, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, जिसमें बुद्ध चरित्र में महात्मा बुद्ध के जीवन को नए ढंग से उनका वर्णन किया गया है। सौंदरानंद में बुद्ध के चचेरे भाई नंद और सुंदरी के प्रेम और नंद के दीक्षा लेने का अंकन किया गया है, चित्रण किया गया है। इस प्रकार नागार्जुन का जो ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक इस ग्रंथ में सर्वकालिक बौद्ध ग्रंथ है। अर्धशतकम नामक बौद्ध ग्रंथ के लेखक मात्र चेट भी इसी काल की देन है। इसके अलावा आर्यदेव, संरक्ष, पार्श्व आदि बौद्ध आचार्यों ने भी बौद्ध साहित्य को इस काल में समृद्ध किया। दिव्यावदान, ललित विस्तार, अवदान शतक, जातक माला आदि बौद्ध ग्रंथ भी इसी काल में लिखे गए थे। दर्शन के 6 प्रमुख जो मत जो सिद्धांत हैं उनका संकलन भी इसी काल में हुआ था। इस काल में हम बात करते हैं नाटकों की रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण थी और उनकी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि कही जा सकती है नाटकों की रचना। शूद्रक ने जो मृच्छकटिकम नाटक लिखा, वो नाट्य कला में, नाटक ग्रंथों में जो उत्कृष्ट रचना मानी जाती है और हम ये कह सकते हैं जासूसी ग्रंथों में जो सर्वप्रथम ग्रंथ भी इसी को माना जाता है। अश्वघोष का नाटक सारिपुत्र प्रकरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की शास्त्रीयता को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भास का जो नाटक है, जो ग्रंथ है स्वप्न वास वदता, वह भी इसी काल की धरोहर है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो चरक एवं सुश्रुत, इनका अपना अमूल्य, या यूँ कहें कि जो चरक है, जो कनिष्क के राजवैद्य थे, उनकी जो कृति है चरक संहिता, वो एक अमूल्य धरोहर है चिकित्सा के क्षेत्र में।
चिकित्सा के चरक रोग सुश्रुत का योगदान इस काल में नहीं बल्कि आधुनिक काल में भी अमूल्य है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। नागार्जुन का रसायन शास्त्र भी चिकित्सा के क्षेत्र में एक नवीन क्रांतिकारी योगदान माना जाता है। व्याकरण के क्षेत्र में इस काल की जो महान रचना है वह है पणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई पतंजलि का महाभाष्य। पणिनि ने जो अपना ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी वो नंदकाल की रचना मानी जाती है और उसी पर जो टीका लिखी उसी ग्रंथ का अनुवाद संक्षिप्त टीका जो लिखी पतंजलि, और पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा वो शुंग काल की रचना मानी जाती है। वात्सायन का कामसूत्र भी इसी काल की रचना मानी जाती है। इस काल में संस्कृत एवं प्राकृत दोनों ही भाषाओं में श्रेष्ठ कृतियों की रचना हुई। यूँ कहें कि हम जैसे मनुस्मृति वो भी इसी काल की देन है। संस्कृत प्राकृत दोनों ही भाषाओं में श्रेष्ठ कृतियों की रचनाओं में सातवाहन काल में जो हाल नामक राजा था, जो हम सातवाहन काल में देखते हैं जब अंधेर युग था, जब अंधकार में युग था, जब सातवाहनों की शक्ति कमजोर थी, तो उसमें हाल नामक एक विद्वान और विद्वान और शासक हमें सातवाहन गद्दी पर दिखाई देता है। और हाल ने अपना जो ग्रंथ लिखा गाथा सप्तरचि, गाथा सप्तशती जो प्राकृत भाषा में लिखा। नागसेन की कृति जो मिलिंद पन्नोह अर्थात मिलिंद के प्रश्न, जिसमें मिनेंडर जो शक शासक मिनेंडर और जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुआ, जो मिनेंडर के प्रश्न और उनके उत्तर देते हैं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन, उसको मिलिंद पन्नों के नाम से जाना जाता है। वो भी एक इस काल की महत्वपूर्ण कृति रचना मानी जाती है। गुणाढ्य ने जो व्रत कथा लिखी वह भी प्राकृत भाषा में इसी काल में लिखी। गुणाढ्य की व्रत कथा पैसाची प्राकृत भाषा में लिखी हुई मिलती है, यानी प्राकृत भाषा का कौन सा रूप? पैसाची प्राकृत भाषा। यह भूत भाषा की एक अमूल्य कृति है। पैसाची अर्थात भूत भाषा की एक अमूल्य कृति है, लेकिन अब यह प्राप्त नहीं होती है। शक सत्रप रुद्रदामन की जूनागढ़ प्रशस्ति का आलेख संस्करण गद्य काव्य की श्रेष्ठ रचना है, नमूना है। रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसे में सर्वप्रथम भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ संबंध स्थापित करते हुए उनका एक साथ जैसे पति पत्नी के रूप में जो उल्लेख मिलता है वो इसी अभिलेख में हमें मिलता है। और जूनागढ़ प्रशस्ति का भी आलेख संस्कृत गद्य काव्य का एक श्रेष्ठतम नमूना माना जाता है। संस्कृत को भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी शासकों ने भी अपनाया, संरक्षण दिया और उनमें अनेक श्रेष्ठतम काव्य रचनाओं की उन्होंने रचनाएं करवाई या उनको संरक्षण दिया। विवेचित काल संस्कृत तथा प्राकृत का ही नहीं अपितु तमिल भाषा के उत्कर्ष का भी काल था। इस काल में मतलब है हम जो इस काल की बात कर रहे हैं, जो द्वितीय सदी ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन के मध्य की जब हम विवेचित काल है, हमारा जो अध्ययन काल है, उसमें न केवल संस्कृत में बल्कि तमिल भाषा का भी ये उत्कर्ष का काल था। इस काल में तमिल भाषा के अतिरिक्त तमिल समाज एवं संस्कृति ने भी ऐतिहासिक दौर में प्रवेश किया। इस काल में तमिल में रचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यह अपनी विशालता, अपनी विविधता, अपनी शैलीगत विभिन्नताओं में से एक महान साहित्य है और भारतीय संस्कृति की एक समृद्ध निधि है। वस्तुतः इस काल में संगम साहित्य का तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के उन्नयन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रिय विद्यार्थियों,
जिसमें इसमें आपके जो लास्ट में जो बात की संगम साहित्य की, संगम से तात्पर्य है ये तमिल विद्वानों की एक संस्था थी, एक समिति थी, एक संगम स्थली थी, एक सम्मेलन था, एक स्थल था जहाँ विद्वान कवि लोग इकट्ठा होते थे और वहीं पर कोई भी जो रचना थी, जो भी विद्वान और कवि जो कोई रचना रचता था, लिखता था, उसका अनुमोदन इसी संगमों में होता था। तो उन संगमों में स्वीकृत रचित साहित्य ही संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हाँ, हम संगम साहित्य की दूसरे वीडियो में विस्तार से उल्लेख करेंगे संगम काल के संदर्भ में। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो हमारा जो क्षेत्र था, जो 3-4 वीडियो मैंने आपको इस आपके मौर्य काल के बाद का जो समय है और जो एक बड़ा साम्राज्य था, और हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच का जो समय है, जिसमें हमने राजनीतिक इतिहास पहले ही पढ़ लिया है, विभिन्न शासकों का साम्राज्य विस्तार, उनकी उपलब्धियां, उनको समय की तत्कालीन प्रशासनिक गतिविधियां, और उस काल की जो लंबा समय है, द्वितीय सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी, इनके मध्य में समाज में, कला में, साहित्य में, धर्म में किस तरह के विचार विशेषताएं समाज था, उनकी हमने इन वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। और आगे और जो आगे की गतिविधियां हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।